अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। पीटीआई से अच्छाई की तवक्को है, आपको हो सकती है, मुझे तो कम से कम नहीं है। और पीटीआई हर रोज़ इस बात को साबित करती है। आप इसको मेरा बाइस्ड नहीं कह सकते, लेकिन मेरी ओपिनियन है। और ओपिनियन इस वजह से है कि हर रोज़ एक ऐसा वाक़या होता है जिससे इस बात को तक़वियत मिलती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और ये जो पीटीआई का अग्रेसिव रवैया है और लोगों के साथ लड़ने भिड़ने, बदतमीज़ी, मार कुटाई, लड़ाई झगड़ा, बदज़ुबानी, ये इतनी हर रोज़ बढ़ती जा रही है कि बिल्कुल प्रॉब्लम है। इसकी मिसाल ताज़ा आज मिली। आज सुबह केपीके के सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफ़ज़ई मॉर्निंग वॉक से फ़ारग होकर वापस जा रहे थे, तो एक ट्रैफिक वार्डन बेचारे की ड्यूटी लगी हुई थी उनके साथ, नाज़िम नाम है उसका। उसने कहीं बुरे नसीब उसने उनसे पूछ लिया कि जनाब, ये आप जो नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं, हाउसिंग स्कीम बना रहे हैं, तो इसमें तरीक़ाकार क्या है? अगर मैंने लेना है, घर लेना है या मैंने फ़्लैट लेना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है? ठीक है, आप इसका और भी तरीके से जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये है कि उसको गालम गलूज हो जाना, उसके साथ बदतमीज़ी कर लेना और कहना कि हाँ तुमने ये बात मुझसे पूछी क्यों है, तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले, और उस बेचारे को मुअत्तल करा दिया। ये है कोई तरीक़ाकार? भाई, अगर आप अवामी नुमाइंदे हैं और अगर आप अवाम की बातों का, अवाम के सवालात का जवाब नहीं दे सकते, तो इस्तीफ़ा दो, घर जाओ। यहाँ पे क्या करने बैठे हो? क्यों लोगों को बदनाम कर रहे हो? क्यों लोगों को गालियाँ दे रहे हैं? क्यों लोगों को बुरा भला कह रहे हैं? सिर्फ इस वजह से कि आपको अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त दी है, आपको एक मनसब दिया है, और वो उस मनसब का तकाज़ा ये है कि आप लोगों की खिदमत करें। ठीक है, उस बंदे ने गलत किया, हो सकता है, मेरी नज़र में तो उसने गलत नहीं किया, लेकिन अगर उसने गलत भी किया, उसे चाहिए था वो किसी बैंक चला जाता, किसी और जगह पे चला जाता, वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन ले लेता, वेबसाइट पे चला जाता, इन्फॉर्मेशन ले लेता। लेकिन अगर उसने ये सोचा कि यार ये वज़ीर है, ये मुझे सही इन्फॉर्मेशन देगा और मैं इससे ही इन्फॉर्मेशन ले लूँ, तो इसमें क्या बुराई थी? आप 2 मिनट रुक कर उसको बता सकते थे कि बेटे तुम बैंक चले जाओ, तुम्हें इस पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या ये तरीक़ाकार है कि फ़लाँ वेबसाइट है, वेबसाइट गूगल करो, वहाँ पे वो आ जाएगी, वहाँ पे फॉर्म है, वो फॉर्म फिल कर दो और वो तुम्हें तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ख़त्म हो जाती बात। लेकिन उसके ज़हन में भी आपका एक अच्छा में जाता है कि यार वज़ीर साहब बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। ये अगर आप नहीं बताना चाहते थे तो आप किसी भी तरीके से कह सकते, बेटा इस वक्त मैं मसरूफ़ हूँ, कल मैं जब आऊँगा वॉक करने फिर इस पर बात कर लेना, या फिर किसी दिन। 100 तरीके हैं बंदे को टालने के, लेकिन नहीं, तरीक़ाकार ही हमने ये संभाल लिया है, तरीक़ाकार ही हमने ये समझ लिया है कि हर जो सवाल उठाएगा, हर जो बंदा सवाल उठाएगा, उस पर हमने तनकीद करनी है, उसको हमने निशाना बनाना है, उसको हमने गालम गलूज करनी है। ज़्यादा और ऐसी पीटीआई की हिस्ट्री के अंदर ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जब अवामी नुमाइंदे ऐसी ही हरकतें हमें करते नज़र आए। हम ज़्यादा दूर की बात नहीं करते, कराची के आपको एक वाक़या याद होगा, एक MPA साहब गुज़रे थे, नाम है उनका शायद इमरान। वो वहाँ से गुज़र रहे थे और एक टैक्सी ड्राइवर बेचारे के ने उधर उनको ओवरटेक किया, तो उन्होंने आगे जाके उस गाड़ी को रोकी। वीडियो फुटेजेस आपको मिल जाएंगी गूगल के ऊपर। उन्होंने उसको निकाला, ड्राइवर को, और MPA सिटिंग MPA उसने उतारा गाड़ी से, उसको थप्पड़ों की उस पर बारिश कर दी। वीडियो वायरल हुई, नोटिस लिया गया। मेरा ख्याल है शायद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने इस वाक़े का नोटिस लिया, जिस पर इमरान खान ने भी नोटिस लिया। और फिर वो MPA साहब गए उस बंदे के घर और उस ड्राइवर के घर गए, वहाँ पर जाकर उससे माफ़ी तलाफ़ी की, गले गुले मिले और बस ख़त्म हो गई बात, मामला ख़त्म हो गया। वहाँ पे भी उन्होंने सुलहनामा पेश कर दिया, वार्निंग भी ख़त्म। और फिर उसके बाद उसको अगले इलेक्शन की टिकट भी मिल गई और इस वक्त भी वो MPA है। लेकिन अगर इमरान खान ने उस वक्त अपने उस MPA के ख़िलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई की होती, तो शायद आज ये वाला वाक़या जो शौकत यूसुफ़ज़ई ने किया है ऐसा ना होता। लेकिन अब क्या किया जाए, जब हम गलतियाँ पर गलतियाँ करते चले जाते हैं और गलतियों पर गलतियाँ करते हुए हम उनकी तौजीहात बनाना शुरू कर देते हैं, हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यार इस गलती की वजह ये है, लिहाजा इस पर गलती पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, तो फिर हम अपने करैक्टर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते ही चले जाते हैं और ये सिलसिला कभी रुकता नहीं है, ये चलता ही रहता है। और यही मामला हम देखने में आ रहे हैं इस 2.5 साल के अरसे के दौरान। अब महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी, प्राइम मिनिस्टर नोटिस लेते हैं और अगले ही दिन कीमतों में इजाफा शुरू हो जाता है। शुगर माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई का दावा किया गया, बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू हुई। हमने जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ ये कर दिया, हमने फ़लाँ के ख़िलाफ़ ये कर दिया, हमने शुगर माफिया को कर्ब कर दिया, हमने इसको दबा दिया, हमने पकड़ लिया, दबोच लिया। एंड रिज़ल्ट ज़ीरो। फिर चीनी आपको इंपोर्ट करना पड़ी, प्राइस को कंट्रोल करने का दावा किया गया, एंड रिज़ल्ट ज़ीरो। फिर हमने कहा कि हमने ये कमीशन बना लिया है, इस कमीशन की जो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट पब्लिक हो गई। अब इस रिपोर्ट का फोरेंसिक ऑडिट होगा जी, वो चला गया FIA के पास। FIA ने इसका फोरेंसिक ऑडिट किया, कुछ सैम्पलिंग की, कुछ देखा चीज़ें, कुछ मामला तय पाए।
हमने एक ऑर्डिनेंस लेके आए कि जनाब इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए हम इसको शुगर माफिया को मॉनिटर करेंगे। ऑर्डिनेंस को 2 दफ़ा एक्सटेंड किया गया, अब ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया है। इसका मतलब यह है कि अब हमने कोई कार्रवाई नहीं करनी, बिल्कुल खामोशी, चुप, बस ये है हमारी कारकर्दगी। पेट्रोलियम माफिया आपके सामने लूट के खा गए। खुद हुकूमती रिपोर्ट ये कहती है कि 410 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। सिर्फ पेट्रोलियम की ये जो बहरान था इसके अंदर कौम को चूना लग गया। आज नदीम बाबर को डरते डरते, जो मुआविन खुसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर के, डरते डरते उनसे कहा गया जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी, आप इस्तीफ़ा दे दें और आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आपसे तो किसी किस्म का सवाल ही नहीं होगा, कोई बात नहीं करेगा आपसे कि ये आपकी मौजूदगी के अंदर, आपकी छतर छाया के अंदर, आपकी मिनिस्ट्री के अंदर ये इतनी बड़ी लूट मची है, आपसे कोई सवाल नहीं होगा। सेक्रेटरी पेट्रोलियम को हम हटा देंगे, उसके नीचे ओगरा में जो लोग हैं उन पर हम बात पुछ करेंगे, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनसे हम सवाल जवाब करेंगे। ये जो पेट्रोलियम का, जिन्होंने पेट्रोल का, डीजल का, फर्नेस ऑयल का ज़ख़ीरा किया, हम इनको पकड़ेंगे। आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप तो हमारे माई बाप हैं क्योंकि आप अमरीकी शहरी हैं। आपने तो हमारे कहने के ऊपर अपने एसेट्स भी शो नहीं किए थे, आपको हमने कुछ नहीं कहना। असद उमर और शफकत महमूद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो ये कह रहे थे कि नदीम बाबर साहब से हम प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इस्तीफ़ा दे दें, 1.5 साल के बाद, इस क्राइसिस को 1.5 साल गुजर गया, 1.5 साल के बाद आपकी मेहरबानी है कि आप इस्तीफ़ा दे दें। और अगले ही लम्हे वो ये कह रहे हैं कि हमने उनको यकीन दिलाया है आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। हालांकि सवाल बनता ही उनसे है। सवाल उनसे बनता है कि जिस वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस 12 से 18 डॉलर के दरमियान थी और ख़ुद ये पेट्रोलियम के ऊपर जो कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जिस वक्त 12 से 18 डॉलर के दरमियान प्राइसेस आ गई थी और इतनी नीचे गिर चुकी थी, उस वक्त पेट्रोल इंपोर्ट क्यों नहीं किया गया, ये सवाल पूछा जाएगा। लेकिन ये सवाल उनसे नहीं पूछा जाएगा, इसकी वजह से कि इसकी वजह से उस माफिया को फ़ायदा होता है जो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। हुआ क्या था आपको मालूम है कि सारा दबाव आ गया था पाकिस्तान स्टेट ऑयल पर, और पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने अपने जो रिजर्व्स थे उसको भी यूटिलाइज़ किया और वो इंपोर्ट करते रहे ताकि लोगों को यहाँ पे पेट्रोल मिलता रहे। जबकि दीगर जो कंपनीज थी वो उन्होंने लो प्राइसेस पर पेट्रोल तो ख़रीद लिया लेकिन अपने शिप्स को गहरे समंदरों के अंदर खड़ा रख कर दिया। उन्होंने कहा ये उत्थे रुक जाओ, 1 साल 1 महीने के बाद आना, जब यहाँ पर हम आगे भरपूर किस्म का एक डिमांड एंड सप्लाई गैप जनरेट कर चुके होंगे, उधर ही रुको, 1 महीने का तुम्हारी शिपिंग का किराया हम दे देंगे, कोई मसला ही नहीं है। 12 डॉलर का हमने लिया हुआ, जब पाकिस्तान आएगा 30 डॉलर का हो जाएगा, हमारी मौजें लग जाएंगी। वो मौजें लगवाई जनाब, उन्होंने भरपूर तरीके से लगवाई। तो वो शिप्स पेट्रोल के भरे हुए वहाँ पे खड़े रहे, वहाँ से अगले भी आते रहे, वहाँ पे खड़े रहे। यहाँ पर ये कहा गया कि जनाब पेंडेमिक है लिहाजा हम पेट्रोल इंपोर्ट नहीं कर सकते, हमारे पास तो शिप्स ही नहीं है, जहाज़ ही नहीं है। मामला चुप, सब खामोशी से बैठ गए। और दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त ये पेट्रोल की इंपोर्ट को रोका गया उस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 9 दिन के पेट्रोलियम के ज़खायर थे, जबकि कवायद के मुताबिक 21 दिन के ज़खायर रखना ज़रूरी है ताकि आपका वो जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप है वो फिल होता रहे, वहाँ से शिप्स आते रहें, अनलोड होते रहे, रिफाइनरीज में जाते रहे, रिफाइन होते रहें, वो एक चेन पूरी की पूरी चलती रहे। लेकिन किसी ने इस बारे में कोई बॉदरेशन नहीं की। अभी रिसेंटली पास्ट, अभी सर्दियाँ गुजर रही हैं, इसके अंदर हमने देखा कि किस कदर खौफनाक गैस शॉर्टेज आया। किस वजह से आया? सिर्फ इसी वजह से आया कि इसी नदीम बाबर ने मार्च, फरवरी, मार्च और अप्रैल के अंदर LNG के टेंडर ही नहीं किए। लोग पीट हटे कि जनाब ये आप टेंडर करेंगे तो LNG आएगी तो इंडस्ट्री को हम गैस दे सकेंगे, घरों में गैस चला सकेंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये जो है ना बिजली घर ये चलेंगे अब फर्नेस ऑयल पर, इसको हमने गैस पे चलाना ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि जनाब खुद तकरीबन 12 कंपनियों के डायरेक्टर हैं, खुद ओरिएंट पावर कंपनी के मालिक हैं शायद, और इस तरीके से उन्होंने कहा कि जनाब हम पैसे क्यों ना कमाएँ भाई, हम अब मुख्तलिफ ऑयल जो पावर जनरेशन कंपनीज़ है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं, ओरिएंट कंपनी है हमारी अपनी, तो हम इसको गैस पे क्यों चलाएं? सस्ती बिजली हम क्यों पैदा करें? हम महंगी बिजली पैदा करेंगे क्योंकि इस वक्त फर्नेस ऑयल महंगा हुआ है। हम फर्नेस ऑयल से बिजली बनाएंगे, महंगी बिजली बनेगी, टीका तो कौम को लगेगा ना, हमें तो फ़ायदा है, हमारा तो मीटर चलेगा ज़बरदस्त तरीके से। हम कहेंगे सर्कुलर डेट इतना हो गया लिहाजा बिजली की कीमतें बढ़ाएं, हमें पैसे मिलें, हमारे पास रकम आनी चाहिए, बाकी जाए बाढ़ में। लेकिन हम सवाल नहीं करेंगे, हम एक सवाल नहीं करेंगे उनसे कि जनाब आपने किस ऑयल कंपनी को फ़ायदा पहुँचाया,
आपने किस किस पावर कंपनी को फ़ायदा पहुंचाया, आपने क्यों एलएनजी इंपोर्ट नहीं की, ये कितनी बड़ी नेगलिजेंस आपने क्यों की, हम सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे नाम आएंगे, हमारी कई एटीएम्स आएंगी, हमारे कई खर्चे चले होंगे इस वजह से, यही शक किया जा सकता है, इसके अलावा कोई शक नहीं किया जा सकता। लेकिन नाअहली की कौन कौन सी दास्तान है जो इस मौके पर नहीं आती। गंदम आपके सामने है यार, हशर मच गए गंदम का, लेकिन लोगों को रुल गए। 75 रुपये किलो आटा मिल रहा है इस वक्त सरेआम ओपन आटा लाहौर के अंदर। अंदाज़ा करें आप कि हम ज़रूरी मुल्क अपने आप को कहते हैं कि ज़रूरी मुल्क है और हालात हमारे ये हैं। कोई पॉलिसी नहीं है, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, किसी को पता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ तर्जुमानों के इजलास कर सकते हैं और शायद इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन नाअहलियों के इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए, कभी ना कभी तो जवाब देने पड़ेंगे। आपने अगर नदीम बाबर से सवाल ना किया तो कौम आपसे सवाल करेगी, आज नहीं करेगी, कल करेगी। जब आप इक़्तिदार में नहीं होंगे तब किसी का कोई लिहाज नहीं होगा, सवाल आपसे होंगे और इनके जवाब आप आज से ही तलाश करना शुरू कर दें, क्योंकि आने वाला वक्त बड़ा सख्त है। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। अब ज़रा सवालों के जवाब, काफ़ी दिन है सवालों के जवाब नहीं हुए। शायद नज़ीर साहब का सवाल है, जनाब यूसुफ गिलानी ने नून लीग की पीठ में छुरा क्यों घोंपा। जनाब यही तो मामला है कि जब जब मौका मिलता पीपल्स पार्टी अपनी कार्रवाई डाल जाती है, और ये तो धोखाधड़ी की इतनी आला दर्जे की मिसाल है जिस पर कोई हम तबसरा भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी खिफ़त उठाना पड़ी होगी मेरा ख्याल है पीडीएम को, जिसकी इंतहा कोई नहीं। कि पीडीएम में के अंदर एक फ़ैसला होता है, वो फ़ैसला अगर आपको पसंद नहीं था तो आप उसी वक्त इनकार कर देते। आप में इतनी ज़रूरत ही नहीं है कि आप इनकार कर सकें। और पीडीएम और नून लीग पर भी अफसोस है कि आप इतनी दफ़ा ये सब कुछ करने के बाद आप भी इस हद तक मजबूर हैं कि आप कहेंगे नहीं जनाब आ जाओ, फिर साढ़े नाल बैठो, रोटी खाओ, आगे हमारे साथ नाश्ता करो हमारे साथ, तो आपको छुरे ही लगने हैं और क्या होना है। ऐसे ही वादा खिलाफी होनी है, ऐसे ही धोखे होने हैं। तो आपने अपने लिए गड़ा खुद खोदा है हुजूर, तो लिहाजा इसमें गिरना तो था और आप गिरें, लेकिन आप बार बार गिरेंगे। आप दोबारा पीडीएम के अंदर जाएंगे, इसी पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे, इसी पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे और मामला आगे चलेगा। शफीकुर रहमान शाकिर साहब फरमाते हैं, इमरान खान के पास असम्बलियाँ तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं, क्या वो असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं? आप खुद कह रहे हैं कि कोई रास्ता नहीं है, तो जब आप खुद इस बात पर कन्विंस हैं कि कोई रास्ता नहीं है, तो आगे तो मामला फिर यही है कि असम्बलियाँ ही तहलील करेंगे। क्योंकि वो मैंने आपको बताया था अपने पिछले व्लॉग में कि उन्होंने तय कर लिया शायद कि मैंने सोलो फ्लाइट ही करनी है, मैंने अकेले ही करना है जो कुछ करना, खबरदार किसी ने आके मेरे साथ ताउन करने की कोशिश की, जो ताउन करेगा उसको मैं दाएं बाएं गिरा दूंगा। तो उन्होंने सोलो फ्लाइट करनी है, लिहाजा आखिरकार जब किसी जगह पे कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो उन्होंने असम्बलियाँ ही तहलील करनी है। इसके अलावा उन्होंने क्या करना है? उनका एस रहमान वज़ीर साहब है, इनका नाम यही डिस्प्ले हो रहा है। उनका सवाल है कि गिलानी, खासा लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा है लेकिन मैं मुख्तसर आपको बताता हूँ जो मुझे समझ में आई बात। गिलानी साहब के इलेक्शन के बारे में आपने बताया था कि नायब फ़ारूक नाइक साहब को सब पता था, तो आखिरकार जरदारी साहब को इसका क्या फ़ायदा हुआ? यानी कि वो जो वोट जब गिलानी साहब के नाम के ऊपर लग रहे थे तो मैंने कहा था कि फ़ारूक नाइक ने उस वक्त शोर नहीं मचाया। जब पहला वोट आया था उनको पता था कि 7 लोगों ने गिलानी साहब के नाम पर मोहर लगाई हुई है, लिहाजा उनको पहले वोट पर ही शोर मचाना चाहिए था ताकि बाकी 6 क्लियर हो जाते। लेकिन उन्होंने 7 के 7 को मुस्तरद होते वक्त तक खामोशी इख्तियार की, जिसकी वजह से संजरानी साहब जीते। और मैंने ये कहा था कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन है कि ये जो है जरदारी साहब की हदायत थी फ़ारूक नाइक को, जिसकी वजह से वो खामोश रहे। क्योंकि संजरानी साहब जब पहली मरतबा चेयरमैन सेनेट बने थे तो आसिफ जरदारी साहब इस पूरे मामले के अंदर लूप में थे और वो उस वक़्त ये तमाम सेनेटर्स के मामलात को हैंडल कर रहे थे। उस वक़्त संजरानी साहब पीपल्स पार्टी और पीटीआई की सपोर्ट से ही चेयरमैन बने थे और इस मरतबा भी वो जरदारी साहब की सपोर्ट से ही चेयरमैन बने हैं। और उनको फ़ायदा क्या होना था? उनको ज़रूरत थी ना, उनको ज़रूरत थी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की, तो जितनी सपोर्ट वो हासिल कर सकते थे उन्होंने कर ली। और उसके बाद उन्होंने पे करना था, मतलब गिलानी साहब को उन्होंने सेंटर बनवाना था तो उनको सपोर्ट दरकार थी, वो सपोर्ट उन्होंने ले ली। अब उसको पे बैक करने का टाइम था तो उन्होंने इसको पे बैक कर दिया, हिसाब बराबर हो गया। सियासत के अंदर वो नफ़ा नुकसान मुकम्मल रखते हैं जरदारी साहब, वो भूलते नहीं कोई चीज़, लिहाजा उन्होंने अपना हिसाब किताब पूरा कर दिया और संजरानी साहब जीत गए। अब गिलानी साहब अपोजिशन लीडर ही रहेंगे। मेरा ख्याल है कि अभी अब शायद पीडीएम नो कॉन्फिडेंस के लिए गिलानी साहब को शायद सपोर्ट ना कर सके। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।